तो मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो सिद्धांत दिए गए, उनमें से कुछ को हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे वर्ड सिस्टम थ्योरी को हमने पढ़ा था, हमने निर्भरता का सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी को हमने पढ़ा, और उसके बाद हम लोग क्रिटिकल थ्योरीज की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि क्रिटिकल थ्योरीज को जो देने वाले थे वे थोड़ा बहुत मार्क्स से, थोड़ा बहुत फ्रैंकफर्ट स्कूल से और उसके प्रभाव से आगे आकर वे ग्रामशी से भी काफ़ी प्रभावित हुए। और इनके द्वारा यह क्वेश्चन किया गया कि ये जो भी सिद्धांत दिए गए हैं अभी तक, वो किसके लिए दिए गए। रॉबर्ट कॉक्स का एक बड़ा फेमस कमेंट है दैट थ्योरीज आर फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, यानी सिद्धांत किसी के लिए दिए जाते हैं और किसी कारण से दिए जाते हैं। यानी अभी तक जो यथार्थवाद वगैरह का सिद्धांत दिया गया वो अमेरिका के लिए दिया गया, ये हम लोगों ने देखा। अमेरिका के जो पॉलिसीज थी, अमेरिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, चाहे वो आर्म्स रेस का हो, चाहे वो दूसरे राज्यों में इंटरवेंशन का हो, उसको जस्टिफाई करने का काम इन थ्योरीज के द्वारा किया गया। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि सभी राज्य पावर के लिए, शक्ति के लिए काम करते हैं और ये राज्य का बेसिक काम है, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है। और शक्ति को बढ़ाने के लिए राज्य युद्ध का भी सहारा ले सकते हैं, डिप्लोमेसी का भी सहारा ले सकते हैं। तो अमेरिका जो कुछ भी कर रहा था, दो कोल्ड वॉर के बीच में उसके द्वारा जितने भी कदम उठाए गए, उनको ये सभी थ्योरीज, चूंकि ये ज्यादातर अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स ने दी थी, इसलिए ये थ्योरीज अमेरिका के कार्यों को लेजिटिमाइज करते हैं, उसको वैधता प्रदान कर देते हैं, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट स्ट्रक्चर था उसको वो क्वेश्चन नहीं करते, वो ये मानकर चलते हैं कि ये सही है और वे उसको जस्टिफाई करने का काम करने लगते हैं। जबकि क्रिटिकल थ्योरी को देने वालों का मानना था कि वी नीड टू क्वेश्चन दैट स्टेट स्ट्रक्चर ऑल्सो, जो राज्य की व्यवस्था है उसको हमें क्वेश्चन करना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, जिसमें कैपिटलिस्ट जो क्लास है वो एक जो बड़ा वर्ग है डेवलपिंग कंट्रीज का, उसका शोषण करने का काम करता है। बहुत सारे शब्दों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया, कोर, पेरिफेरल, सेमी पेरिफेरल, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया। तो कॉक्स, रॉबर्ट कॉक्स एक प्रमुख नाम है जिनके द्वारा क्रिटिकल थ्योरी को दिया गया है। और कॉक्स क्या कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी जो है उसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उसने दो प्रकार के सिद्धांतों की बात की। एक तरफ वो सिद्धांत जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो अभी तक दिए जा रहे थे, जो जस्टिफाई और लेजिटिमाइज करने का काम करते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, और दूसरी ओर ऐसे सिद्धांत जिनका जो जो किसी उद्देश्य से चलते हैं। जो उद्देश्य क्या है, अगर राज्यों के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करने की जरूरत है, इसको बताने की बात कि राज्य एक्सप्लॉयटेटिव है या किसी का शोषण हो रहा है, तो उस संबंध में बताने का काम। तो there can be two kind of theories, one which is problem solving and the second which is purposive. अगर हम फ्रैंकफर्ट स्कूल की ओर वापस जाएं, जिसको हमने पिछले कुछ क्लास में बताया था कि 1923 में फ्रैंकफर्ट स्कूल का निर्माण हुआ, और उसके बाद जर्मनी में जब नाजीइज्म का जन्म हुआ और हिटलर का आगमन हो गया, ये विचारक अमेरिका गए और शिकागो यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने विचारों को स्थापित किया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ये वापस जर्मनी भी पहुंचे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण एक बात इस पे देखी जाती है कि जो मार्क्सिस्ट थे, उनके विचारों में एक परिवर्तन आता है, क्योंकि 1945 के बाद वो कैसा विश्व देखते हैं, वो एक ऐसा विश्व देखते हैं जिसमें विकास हो रहा है, जिसमें जिसमें एफ्लुएंस है,
यानी संपन्नता को वो देखते हैं। अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि गरीबी है राज्यों में, लेकिन अब क्या देखा गया कि अमेरिका या बाकी जो यूरोपीय देश हैं, सोवियत संघ, इनमें अब धीरे-धीरे एफ्लुएंस को देखा जा रहा था, यानी गरीबी ही नहीं थी, बल्कि कुछ संपन्नता भी थी। और ये देखकर जो मार्क्सवादी विचारक थे, उनके सिद्धांत में परिवर्तन भी आता है, नियो मार्क्सिज्म जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ गरीबी नहीं थी बल्कि अब संपन्नता भी दिखाई देती है। अच्छा, फ्रैंकफर्ट स्कूल जो क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक हम लोग पार्ट मानते हैं, और जिसका विकास फासिज्म की वजह से हुआ, साथ ही साथ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, दो विश्व युद्धों के बीच में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, उसकी वजह से हुआ। और साथ ही एक और मुख्य बात दिखाई देती है, वो था कि 1917 में जो क्रांति हुई थी रूस में, वो धीरे-धीरे उसका डिक्लाइन हो जाता है, डीजेनरेशन हो जाता है स्टालिनिज्म में। स्टालिन, जिन्होंने लेनिन के बाद सोवियत संघ की बागडोर संभाली थी, उन्होंने कम्युनिज्म के ऊपर स्टालिनिज्म को स्थापित कर दिया। स्टालिन के अपने विचार थे और उसको उन्होंने स्थापित किया। तो इट वॉज डीजेनरेशन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इनटू स्टालिनिज्म। और हम देखते हैं कि जब स्टालिन की मृत्यु हो गई 1953 की ये बात है, उसके बाद सोवियत संघ में भी डी स्टालिनाइजेशन शुरू हुआ, नी स्टालिनीकरण, यानी स्टालिन जो भी कुछ कर गए थे उसको पलटा जाने लगा। तो अब इससे इतर अगर हम बात करें, इससे अलग हम बात करें, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो मुख्य फिलोसफर्स थे, उनमें हमने मैक्स हॉर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज, एरिक फ्रॉम, FROMM, और दूसरी ओर जो सेकंड जनरेशन थ्योरिस्ट थे, यानी इसके बाद जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक थे, उनमें हम जर्गन हेबरमास, और थर्ड जनरेशन स्कॉलर में हम एक्सेल हॉनेथ का नाम लेते हैं, HONNETH। हेबरमास का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए, HABERMAS, हेबरमास। इनका नाम फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों में हम मुख्य रूप से लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर हेबरमास के विचारों के ऊपर भी क्रिटिकल थ्योरी को देने वालों ने और सिद्धांत प्रस्तुत किए। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थ्योरिस्ट थे, they were very much concerned with the dark side of modernity। मॉडर्निटी के अंदर भी वो देखते हैं कि कहीं कुछ कमियां थी, और उन्होंने क्या किया, दे सेट देमसेल्व्स द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात है कि मानवता बेहतरी की ओर जाने की जगह एक उसमें डिजेनरेशन हो रहा है, और एक नए तरीके की बर्बरता उसमें दिखाई दे रही है। इनफैक्ट वो देखते हैं कि रीजन, यानी तर्क, जिसमें कि ये सोचा गया था कि वहीं से सब विकास होगा, क्योंकि तर्क क्या लाता है, एनलाइटनमेंट लाता है। और ये माना गया कि जब तार्किक शक्ति का विकास होगा तब प्रोग्रेस आएगी, इमेंसिपेशन होगा, लोगों का उद्धार होगा, ये माना गया था। पर ये देखा कि रीजन क्या बन गया है, रीजन बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डोमिनेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग नेचर इंस्टेड ऑफ लिबरेटिंग मैन। यानी मनुष्य को आजाद करने की जगह, इमेंसिपेट करने की जगह, रीजन ने क्या किया, इसने डोमिनेंस के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ इसने ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। ये थोड़ा जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के थ्योरिस्ट थे, उनको ये आश्चर्यजनक लगा। हॉर्खहाइमर ने अपने स्टडी में
ये देखा, उनकी किताब का नाम था, उनके एस्से का इनफैक्ट नाम था, 1937 में उन्होंने लिखा था ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल थ्योरी। ये उनके एस्से का नाम था जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल और क्रिटिकल थ्योरी को कंपेयर किया था। और वो देखते हैं कि ट्रेडिशनल थ्योरी में नॉलेज को एक कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा गया, नॉलेज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल रादर देन द बेसिस फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस। ज्ञान क्या होता है? मनुष्य के प्रसन्नता, मनुष्य के हैप्पीनेस का आधार होना चाहिए। लेकिन वे कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल थ्योरी थी उसमें नॉलेज को नियंत्रण के एक तरीके के रूप में देखा गया, न कि लोगों के उद्धार के एक तरीके के रूप में, लोगों में हैप्पीनेस लाने के एक तरीके के रूप में उसको देखा गया। और इसलिए वे ट्रेडिशनल थ्योरी की आलोचना करते हैं। और दूसरी ओर वे कहते हैं कि जो क्रिटिकल थ्योरीज हैं वे इमेंसिपेशन की बात करती हैं। और इमेंसिपेशन के लिए हमें क्या चाहिए? जो सामाजिक व्यवस्था अभी मौजूद है उसका विश्लेषण करने की जरूरत है। अ क्रिटिक ऑफ सोशल लाइफ, किस उद्देश्य से? टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू एग्जिस्टिंग सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस एंड एक्ट एज अ गाइड फॉर द सोशल कंडीशंस नेसेसरी फॉर एन इमेंसिपेटेड फ्यूचर। कि जो सोशल लाइफ है उसको समझना, जानना और उसमें कहीं पे जो परिवर्तन की आवश्यकता है मानवता के उद्धार के लिए, उसको लेकर आना। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो फिलोसफर्स थे वो इस बात के लिए भी चिंतित थे कि जो प्रोलेटेरिएट है वो उसमें क्रांति करने की क्षमता की कमी होती जा रही है। कहाँ तो मार्क्स कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल होगा और उसके बाद रेवोल्यूशन होगा और उसके बाद प्रोलेटेरिएट का शासन स्थापित होगा, सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित होगा। लेकिन फ्रैंकफर्ट स्कूल के फिलोसफर्स क्या देखते हैं कि रूस में ऐसा हुआ और उसके बाद रूस में क्या हुआ? स्टालिनिज्म आ गया। स्टालिन ने अपने विचारों को आरोपित करना शुरू कर दिया। आगे जाकर हम देखते हैं कि चीन में माओवाद आया, माओइज्म। तो ये जो, या जर्मनी में भी हमने देखा कि फासिज्म। एंड व्हाट वी सॉ, मतलब ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या देखा कि जो सर्वहारा वर्ग है उसके अंदर जो क्रांतिकारी शक्ति है वो कम होती जा रही है। और इंस्टेड व्हाट दे वर डूइंग, दे वर सपोर्टिंग राइट विंग मूवमेंट्स। जर्मनी में विशेष रूप से उन्होंने देखा कि जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वामपंथी परिवर्तनकारी विचारधारा को समर्थन देने की जगह वे स्टेटस कोइस्ट बन रहे हैं। वे दक्षिणपंथी जो कट्टर विचारधारा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि हॉर्खहाइमर, अडोर्नो, मार्क्यूज और हेबरमास ये प्रश्न उठाने लगते हैं उन कि जो हमारा प्रोलेटेरिएट, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके अंदर रेवोल्यूशन, परिवर्तन को लाने की जो शक्ति है उसको वे क्वेश्चन करने लगते हैं। वे कहते हैं कि अब उसके अंदर लग रहा है कि वो ताकत नहीं है कि वो क्रांति कर सके। और जो इमेंसिपेशन की जो बात है मानवता की, वो भी अब उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। वे ये भी देखते हैं कि रीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन बन जा रहा है, न कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेंसिपेशन, जिसको हॉर्खहाइमर ने एक्लिप्स ऑफ रीजन का नाम दिया। उन्होंने कहा ये जो सिचुएशन है जहां पर रीजन क्या हो जा रहा है, इट इज बिकमिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन रादर देन क्रिटिक एंड रिफ्लेक्सिविटी। इसको उन्होंने कहा कि दिस इज एक्लिप्स ऑफ रीजन, जहां पे तर्क पर एक काली छाया स्थापित हो जाती है। तो एक्लिप्स ऑफ रीजन
इस शब्द का वे इस्तेमाल करते हैं। हॉर्खहाइमर के बाद जो सेकंड जनरेशन क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, उसमें हेबरमास का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। हेबरमास के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने जो विश्लेषण आरंभ किया था रीजन और रैशनैलिटी का, उसी को वे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हेबरमास की जो थ्योरी थी, दैट वाज द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, discourse ethics and analysis of the relation between knowledge and human interest। तो वे एक संचार सिद्धांत, कम्युनिकेटिव जो एक्शन का सिद्धांत है, उसको देते हैं। हेबरमास के विचार रेडिकल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी समाज हमारा कैसा है जिसका बड़ी तेजी से लोकतांत्रिकरण हुआ है। हेबरमास, हॉर्खहाइमर और एडोर्नो ने जो एक निगेटिविस्टिक फिलॉसफी दी थी, उससे आगे जाते हैं और वे कहते हैं कि आधुनिकता क्या है, एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है, और वो कहते हैं कि हमें कोशिश ये करनी है कि ये हम मॉडर्निटी को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। और इसके लिए वे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मॉडर्निटी को हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मॉडर्निटी अपने साथ स्वतः स्वतंत्रता या मानवता का उद्धार या लोगों का संगठन, सॉलिडारिटी, इसको लेकर नहीं आता है। और इसलिए वो कहते हैं कि हमें तरीका ढूंढना होगा जिससे कि फ्रीडम और प्रोग्रेस को हम ला सकें और उसको मॉडर्निटी के साथ जोड़ सकें। यानी मॉडर्निटी इज नॉट ऑलवेज प्रोग्रेस है, वो सबके लिए फ्रीडम लेकर नहीं आती है। टेक्नोलॉजिकल जो मॉडर्निटी है वो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो उनके लिए शोषण का कारण बन जाती है। वे जो ट्रेडिशनल मार्क्सिज्म था, उसमें भी परिवर्तन लाने की बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि जो मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक विश्लेषण किया है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। और उनके अनुसार जो फोकस है लेबर पर, उसको कम करने की ज़रूरत है, उसकी जगह सोशल कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो समाज में आपस में जो संवाद चल रहा है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। जहां मार्क्स समाज में संवाद नहीं है, इस बात को कहते हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से, क्योंकि समाज में गैप है दो वर्गों के बीच में, इसलिए क्रांति हो जाती है। वे लेबर क्लास पे फोकस करते हैं। यहाँ जो हेबरमास के अनुसार लेबर से इतर हमको काम करने की जरूरत है, हमें सोशल कम्युनिकेशन पर बात करनी चाहिए, हमें एक्सपेंशन ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ पर जोर देने की जरूरत दिखाई देती है, ऐसा वे कहते हैं। तो किसी क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि जो क्रिटिकल थ्योरी देने वाले हैं, उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट की बात की थी कि जो पूरा हमारा सोच है सिद्धांत को देने की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के लिए जो हमने अप्रोचेस दिए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है। वी हैव टू ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट, और हेबरमास यही काम करते हैं। हेबरमास एक पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं, पैराडाइम कम्युनिकेशन टू कॉम्प्लीमेंट द पैराडाइम ऑफ प्रोडक्शन, विच इज द फोकस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। जहां हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हुए मार्क्स प्रोडक्शन की ही बात करते हैं, उनका सब कुछ उत्पादन पर, पूंजी पर, लेबर पर, उस पर निर्भर करता है। इट इज सेंटर्ड अराउंड दीज थ्री थिंग्स, प्रोडक्शन, लेबर एंड साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन, वे इस पर फोकस करते हैं। तो वहीं हेबरमास एक पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन
का विकास करते हैं, जो संवाद की बात है वो ये कहते हैं, और उसको वे मार्क्स का जो विचार है प्रोडक्शन इत्यादि का उसके साथ जोड़ देते हैं। हबरमास फिलॉसफी ऑफ कॉन्शियसनेस से फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज की ओर जाने की बात कहते हैं। फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज का मतलब वही संवाद की बात ही आ जाती है। बातचीत के माध्यम से कम्युनिकेशन बिटवीन लैंग्वेज यूजर्स इज द फंडामेंटल कॉग्निशन फॉर हेबरमास। तो जो आपस में बातचीत है उस पर वो बहुत बल देते हैं। तो इस तरह से हेबरमास की जो कम्युनिकेटिव एक्शन की थ्योरी है, ये इसका फोकस किस पर है? इसका फोकस व्यक्ति पर है। जो क्रिटिकल थ्योरी को देने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमें राज्य नहीं बल्कि ह्यूमन सिक्योरिटी पर फोकस करना चाहिए। जहां मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य महत्वपूर्ण है, वहीं पर जो क्रिटिकल थ्योरी देने वाले हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। हम अपने राज्य के अध्ययन में हम इतना खो जाते हैं कि हम मनुष्य पर ध्यान ही देना बंद कर देते हैं। इसलिए वो मनुष्य के विकास, मनुष्य की सुरक्षा की बात कहते हैं। और दैट इज वाई हम देखते हैं कि हेबरमास का जो सिद्धांत है वो व्यक्तियों के बीच में संवाद की बात करता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेशन की बात वो कहता है। हेबरमास का जो सिद्धांत है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात कहता है, और जब हम तार्किक तरीके से निर्णय निर्माण करेंगे तो हमारा समाज कैसा होगा? ज्यादा समावेशी होगा, इंक्लूसिव होगा। और ये बात वो कहते हैं कि केवल एक समाज के अंदर ही नहीं एक समावेशी समाज को हमें बनाना है, बल्कि जो विभिन्न राज्य हैं उनमें भी हमें अधिक समावेशिता को लाना है। हमको उसको इंटरनेशनल सोसाइटी को भी हमें कैसा बनाना है? ज्यादा समावेशी, ज्यादा इंक्लूसिव, जिसमें राज्यों के बीच में भी लगातार संवाद हो, बातचीत हो। इस सिलसिले में मुझे याद आता है कि जो नॉर्थ साउथ डायलॉग है, उत्तर दक्षिण संवाद, जिस पर नॉन अलाइंड मूवमेंट काफी फोकस करता है, और यहाँ पर वो अपने लिए अपना रेलेवेंस भी ढूंढता है। नॉर्थ साउथ डायलॉग, विकसित और विकासशील देशों के बीच में बातचीत का होना, जिससे उनके बीच में जो समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं हल किया जा सके। हेबरमास के अनुसार जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, वो क्या लेकर आता है? वो इमेंसिपेशन लेकर आता है, वो रैशनल प्रोग्रेस लेकर आता है, क्योंकि इसके माध्यम से राज्य आपस में बातचीत करके विकास कर सकते हैं। निर्भरता को अंतर निर्भरता में बदला जा सकता है। निर्भरता में तो एक का विकास दूसरे के कॉस्ट पे हो रहा है, पर जब हम अंतर निर्भरता की बात करते हैं तो उसमें एक के विकास से दूसरे को भी लाभ होता है। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, ये प्रयास होना चाहिए राज्यों के बीच में। हेबरमास के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। पहला जो ऑब्जेक्शन है उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनकी थ्योरी के लिए, वो ये कि हेबरमास ने अपनी जो क्रिटिकल थ्योरी दी है इंटरनेशनल रिलेशन की, उसमें उन्होंने मार्क्स और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से अपनी बात को आरंभ किया है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं कि क्या ये सही है? आलोचकों का कहना है कि कैपिटलिज्म की जो सिचुएशन है उसको बिना बदले, पूंजीवाद में जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसलिए हेबरमास का जो कम्युनिकेटिव थ्योरी है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म में बदलाव लाने की बात नहीं कहता है, और ये उसकी सबसे बड़ी आलोचना है।